Hello, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of two dimensional geometry. पिछले वीडियो में हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ और बातें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने ड्राइव किया था कि हाइपरबोला का मानक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये तो हाइपरबोला का मानक समीकरण है। अब आती है बात कि इस हाइपरबोला की शेप कैसी होगी और इससे संबंधित कुछ और डेफिनेशंस। इसकी शेप यानी इसकी ट्रेसिंग पर पहुंचने से पहले हम कुछ और बातें इस हाइपरबोला के बारे में पढ़ना चाहेंगे। एक टर्म आएगी अनंत स्पर्शी। तो अनंत स्पर्शी या इसको हम कहते हैं एसिम्पटोट। तो असिम्पटोट क्या होती है? एक रेखा, जैसे हम जानते हैं कि वक्र की स्पर्श रेखाएं होती हैं, टेंजेंट्स टू द कर्व। अनंत स्पर्शी नाम से स्पष्ट है कि ऐसी रेखा है जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। यानी जैसे अगर कोई वक्र इस प्रकार है कि, और ये एक फिक्स रेखा है कि वक्र जितना आगे बढ़ रहा है इस रेखा के करीब से करीब जाता जा रहा है और इन्फिनिटी पे इसको टच करेगा, यानी इन्फिनिटी से पहले इसको टच नहीं करेगा, तो वो रेखा इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी को डिटेल में अनंत स्पर्शी वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में है। यहाँ पर मैं उतना डिटेल अनंत स्पर्शी का नहीं दे रहा हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम अनंत स्पर्शी के बारे में आज ले रहे हैं। तो मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर कोई रेखा वक्र को अनंत पर स्पर्श करे तो वो वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं वो सब, और किसी वक्र की कितनी अनंत स्पर्शियाँ हो सकती हैं वो सब हम अनंत स्पर्शी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दीर्घवृत्त जो था वो फाइनाइट रीजन में बनने वाला कर्व था, परिमित क्षेत्र में बनता था और क्लोज्ड कर्व था, उसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती। इसलिए इलिप्स वाले चैप्टर में हमने अनंत स्पर्शी की बात नहीं की थी। लेकिन हाइपरबोला इनफाइनाइट कर्व है, ये अनंत तक जाता है, यानी अनलिमिटेड लंबाई का कर्व है और इसलिए इसकी अनंत स्पर्शी होती है और दो होती हैं। तो क्या होती हैं इसकी दो अनंत स्पर्शियाँ? वो ये हैं अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। ये जो अतिपरवलय है जिसका कि हमने माना कि इक्वेशन निकाला था ये वाला, उसकी दो अनंत स्पर्शियाँ होती हैं और वो ये हैं। जैसे इस 1 की जगह 0 कर दें तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स माइनस ए माइनस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी और एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दें तो ये दो अनंत स्पर्शियों के समीकरण आ जाएंगे। डिटेल तरीका कि ये इस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात हुई ये हम बाद में देख लेंगे। तो एक तो होती है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0 और एक होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0। वापस हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं या दोनों अनंत स्पर्शियों के समीकरणों को गुणा कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो खैर ये दो अनंत स्पर्शियाँ हैं और इसके समीकरण को थोड़ा इम्प्रूव करके ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वाई अपॉन बी बराबर एक्स अपॉन ए और ये इक्वेशन हो जाएगी वाई अपॉन बी बराबर माइनस एक्स अपॉन ए, या बी को इधर ले लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी वाई बराबर बी अपॉन ए इंटू एक्स और ये इक्वेशन हो जाएगी वाई बराबर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। तो ये दो रेखाएं अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ होती हैं। जैसा कि दिख रहा है ये दोनों रेखाएं मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं हैं और इनकी जो प्रवणताएं हैं बी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए, उसमें केवल माइनस का चेंज है, संख्यात्मक वैल्यू प्रवणताओं की सेम है।
तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं हैं जो कि दोनों अक्षों से, एक्स अक्ष से दोनों रेखाएं समान कोण बनाती है। एक एक्स अक्ष के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना कोण बनाएगी, दूसरी एक्स अक्ष के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही कोण बनाएगी। ये दोनों अनंत स्पर्शियाँ अगर एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती हैं तो फिर टेन थीटा यानी इनकी प्रवणता वो हो जाएगी बी अपॉन ए इसकी और माइनस बी अपॉन ए इसकी। तो फिलहाल इतना सा ध्यान रख लें कि अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ होती हैं और वो मूल बिंदु से गुजरने वाली यानी कि अतिपरवलय के केंद्र से गुजरने वाली दो रेखाएं होती हैं और दोनों रेखाएं एक्स अक्ष से, जिसको कि हम अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष कहेंगे, उससे समान कोण बनाती हैं। इसके बाद अतिपरवलय से संबंधित दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, द्वितीय नाभि नेता योग। ये पॉइंट दीर्घवृत्त में भी था। दीर्घवृत्त में भी हमने देखा था कि अतिपरवलय की एक नाभि और एक नेता होती है, फिर एक दूसरी नाभि और दूसरी नेता भी होती है। वैसा ही अतिपरवलय में भी होता है। अतिपरवलय मानक समीकरण इसकी, ये तो हमने इसके आर्टिकल में जब हमने मानक समीकरण प्राप्त किया था उसमें पढ़ा ही था कि एस ए ई कॉमा 0 ये इसकी नाभि होती है और इसकी जो नेता है वो रेखा x बराबर ए अपॉन ई प्राप्त हुई थी। सिमेट्री से हम कह सकते हैं, सममिति से हम कह सकते हैं कि क्योंकि x और y पर स्क्वायर हैं यहाँ पर, तो x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखने से इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर माइनस ए ई कॉमा 0 नाभि है, अगर ए ई कॉमा 0 नाभि है तो माइनस ए ई कॉमा 0 भी नाभि होगी और उसके संगत, जैसे इस नाभि के संगत नेता ये है तो इस नाभि के संगत नेता ये होगी। तो एक सेकंड पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स और होता है, लेकिन संगत शब्द पर ध्यान दें। इस वाली नाभि के संगत नेता ये होती है और इस नाभि वाली नाभि के संगत नेता ये होती है। संगत नेता का मतलब ये है कि अतिपरवलय की जो परिभाषा है कि किसी बिंदु की नाभि से दूरी और नेता से लांबिक दूरी का अनुपात अचर होता है, तो इस वाली नाभि से दूरी और इस वाली नेता से लांबिक दूरी का अनुपात ये होगा और इस वाली नाभि से दूरी और इस वाली नेता से लांबिक दूरी का अनुपात ई होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस वाली नाभि और इस वाली नेता को लें तो अनुपात ई आए, वो नहीं होगा। संगत का मतलब ये है, इस वाली नाभि के संगत ये नेता होगी और इस वाली नाभि के संगत ये नेता होगी। तो सेकंड पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स भी होता है सेम एलिप्स की तरह। अब आती है बात संयुग्मी अतिपरवलय की या कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो एलिप्स में तो x की और y में से, जैसे एलिप्स ये था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर a बड़ा है तो एलिप्स ऐसा बनता था अक्षों के रेस्पेक्ट में, और अगर b बड़ा है तो एलिप्स ऐसा बनता था। तो इस एलिप्स के साथ एक ये एलिप्स होता था, लेकिन उनमें कोई रिलेशन हम नहीं रखते थे और उसको कॉन्जुगेट नहीं कहते थे। हाइपरबोला में जो हाइपरबोला हमें ये दे रखा है, इसके संगत इससे जुड़ा हुआ एक और हाइपरबोला होता है जिसको हम कहते हैं इसका संयुग्मी या कॉन्जुगेट अतिपरवलय। उसकी डेफिनेशन पर अभी नहीं जा रहे हैं कि संयुग्मी किसे कहते हैं, लेकिन संयुग्मी अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस अतिपरवलय के समीकरण में x और y को और साथ में a और b को परस्पर एक्सचेंज कर दें, यानी x की जगह y की जगह x और a की जगह b और b की जगह a, तो जो नया अतिपरवलय बनता है ये अतिपरवलय इस मूल अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय कहलाता है। तो ये जो अतिपरवलय है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसका संयुग्मी अतिपरवलय ये हो जाएगा। एक्स की जगह वाई, ए की जगह बी, वाई की जगह एक्स और बी की जगह ए, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन वापस ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर -1। तो या तो ये कह लें कि एक्स और वाई को परस्पर एक्सचेंज कर दें और ए और बी को परस्पर एक्सचेंज कर दें, तो इसका जो समीकरण है वो जो मुख्य अतिपरवलय का समीकरण है उससे उसका संयुग्मी अतिपरवलय प्राप्त हो जाएगा। या ये कह लो कि केवल अचर पद का चिन्ह बदल दें तो संयुग्मी अतिपरवलय प्राप्त हो जाएगा। तो हर अतिपरवलय से जुड़ा हुआ एक दूसरा अतिपरवलय होता है जिसको उसका संयुग्मी अतिपरवलय कहते हैं, और इस मानक अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय ये या ये होता है।
ये संयुग्मी अतिपरवलय की शेप कैसी होती है और ये मोक्ष अतिपरवलय के सापेक्ष किस सिचुएशन में होता है, ये सब हम इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। अभी हम कुछ शब्दावली, कुछ चीज़ें जो हाइपरबोला से जुड़ी हुई हैं और ख़ास तौर से वो जो एलिप्स में नहीं होती थी, उनसे हम परिचय करा रहे हैं। तो हमने अभी 3 चीज़ें बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ी हैं। एक तो अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ, दूसरा द्वितीय नाभि नेता युग्म, ये तो अतिपरवलय के साथ साथ दीर्घवत में भी होता था, और तीसरा संयुग्मी अतिपरवलय। इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हाइपरबोला में ही हैं, एलिप्स में नहीं होती थी, जैसे अनंत स्पर्शियाँ और संयुग्मी। ये वाला पॉइंट द्वितीय नाभि नेता युग्म वो जैसे अतिपरवलय में होता है वैसे ही एलिप्स में भी होता था। अब जैसे एलिप्स में जो 2 अक्ष होती थी उनको हम कहते थे मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, यानी दीर्घाक्ष और लघु अक्ष। अतिपरवलय में भी 2 अक्ष होती हैं और उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष को कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस और संयुग्मी अक्ष को कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। ये क्या होती है? अतिपरवलय, जैसा कि हमने आर्टिकल में ड्राइव किया था और अभी हम फिगर में भी देख लेंगे, ए और ए डैश जो बिंदु थे हमारे आर्टिकल में, जब मानक समीकरण हमने ज्ञात किया था, उसमें जो ए और ए डैश बिंदु थे उनके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a,0 और -a,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है वो ओ था और उसको हमने मूल बिंदु माना था, और वो इस अतिपरवलय का केंद्र भी होता है। केंद्र क्या होता है वो डिटेल हमने एलिप्स में भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे। केंद्र होता है वो बिंदु जिससे गुजरने वाली हर जीवा उस बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो वो केंद्र कहलाता है। जो शांकव होते हैं, कोनिक होते हैं, उनमें हर कोनिक या हर शांकव का केंद्र नहीं होता है। जिन कोनिक या जिन शांकवों का केंद्र होता है उनको हम केंद्रीय शांकव या सेंट्रल कोनिक कहते हैं, और जिनका केंद्र नहीं होता उनको हम केंद्रीय नहीं कहते, मात्र शांकव कहते हैं। हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ये सब कोनिक हैं, शांकव हैं। इनमें से पैराबोला का केंद्र नहीं होता। पैराबोला या परवलय वो शांकव है, केंद्रीय शांकव नहीं है क्योंकि उसका केंद्र नहीं होता है। लेकिन सर्किल, एलिप्स एंड हाइपरबोला ये तीनों के केंद्र होते हैं और इसलिए ये केंद्रीय शांकव कहलाते हैं। तो अतिपरवलय केंद्रीय शांकव है और इसका केंद्र होता है। ये जो दोनों बिंदु आए थे ए और ए डैश, इनके मध्य बिंदु को हमने ओ माना था, मूल बिंदु माना था, वो ही अतिपरवलय का केंद्र होता है। यानी इस बिंदु से गुजरने वाली अतिपरवलय की हर जीवा इस बिंदु पर समद्विभाजित होगी। इन दोनों बिंदुओं ए और ए डैश को मिलाने वाले रेखाखंड या मिलाने वाली रेखा को तो हम कहेंगे अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसवर्स एक्सिस, और ए डैश से ए तक के रेखाखंड को यानी इस लंबाई को हम कहेंगे अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो क्योंकि ए और ए डैश को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष होती है इसलिए उसका समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 हो जाएगा और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यानी ए से ए डैश तक की दूरी वो 2a हो जाएगी। इसके बाद हम अतिपरवलय की आकृति में देखेंगे कि अतिपरवलय पर ये 2 बिंदु नहीं होते, यानी 0,b और 0,-b ये y एक्सिस पर बिंदु हैं और ये अतिपरवलय पर नहीं होंगे, यानी अतिपरवलय इनसे नहीं गुजरेगा। लेकिन इन 2 बिंदुओं जो कि y अक्ष पर हैं इनको मिलाने वाली रेखा यानी कि स्वयं y अक्ष अतिपरवलय की, इस वाले अतिपरवलय की संयुग्मी अक्ष कहलाती है। और ये संयुग्मी अक्ष क्यों कहलाती है? क्योंकि ये संयुग्मी वाले अतिपरवलय की मुख्य अक्ष होती, अनुप्रस्थ अक्ष होगी। तो ये बी और बी डैश जो कि y अक्ष पर 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी कि स्वयं y अक्ष अतिपरवलय की संयुग्मी अक्ष कहलाती है। और बी से बी डैश तक की लंबाई यानी रेखाखंड बी बी डैश की लंबाई संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहलाती है, जो कि 2b होगी। तो संयुग्मी अक्ष का समीकरण होता है रेखा x बराबर 0 और संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती है 2b। अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष दोनों को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दीर्घवृत्त में दीर्घाक्ष और लघु अक्ष को हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष।
यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्षों को कहते हैं। अतिपरवलय से संबंधित इन शब्दों से परिचित होने के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अतिपरवलय की शेप कैसी होती है, उसका अनुरेखण कैसे करते हैं, और दोनों जो अतिपरवलय थे, अतिपरवलय और उसका साथ संयुग्मी अतिपरवलय और साथ में दो अनंत स्पर्शियाँ, उनकी सापेक्षिक स्थिति क्या होती है, वो सब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और ये चीज़ भी हम बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों को। तो अतिपरवलय जो मुख्य अतिपरवलय है वो ये है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। और इसका संयुग्मी अतिपरवलय जैसा कि अभी हमने पढ़ा था वो ये होता है y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² बराबर 1। फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। दोनों अतिपरवलयों की अनंत स्पर्शियाँ क्या होती हैं वो अभी हमने पढ़ाई था। जब हमने पढ़ा था तब ये कहा था कि ये जो मुख्य अतिपरवलय है इसकी ये अनंत स्पर्शियाँ होती हैं दो, एक रेखा y अपॉन b, y बराबर b अपॉन a x, और दूसरी रेखा y बराबर माइनस b अपॉन a x। लेकिन हम ये पाएंगे कि इस दूसरे वाले अतिपरवलय जो कि संयुग्मी अतिपरवलय है इसकी भी अनंत स्पर्शियाँ यही दो रेखाएं होती हैं। तो ये मुख्य अतिपरवलय और ये उसका संयुग्मी अतिपरवलय, दोनों अतिपरवलयों की ये अनंत स्पर्शियाँ होती हैं। ये तो एक बात होगी। उत्केंद्रता की भी बात कर लें। अतिपरवलय नंबर 1 की उत्केंद्रता अगर ई है तो ये रिलेशन उत्केंद्रता का हमने प्राप्त किया था आर्टिकल में जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ज्ञात की थी। तो उसमें ये रिलेशन होता है ए और बी में और उत्केंद्रता ई में। यहाँ से हम a² को इधर नीचे ले लें, भाग दे दें, तो e² माइनस 1 बराबर b² अपॉन a² हो जाएगा, और 1 को भी इधर ले लें तो a² बराबर हो जाएगा। तो ये अतिपरवलय नंबर 1 के ए बी और उसकी उत्केंद्रता में संबंध होता है। इसी प्रकार दूसरा जो अतिपरवलय जो कि संयुग्मी अतिपरवलय है उसकी उत्केंद्रता अगर हम e' मान लें तो उसका रिलेशन हो जाएगा इसी में, ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाएगा। तो e' बराबर 1 प्लस a² अपॉन b²। तो ये दोनों अतिपरवलय, दोनों की अनंत स्पर्शियाँ और दोनों की उत्केंद्रता की बात की है यहाँ पर हमने। जब हम ट्रेसिंग करते हैं, अब यहाँ भी एक पॉइंट ये है कि मैंने हेडिंग तो लिख दिया कि ट्रेसिंग ऑफ ए हाइपरबोला, अतिपरवलय का अनुरेखण, लेकिन ट्रेसिंग इतना आसान काम नहीं है। किसी कर्व की ट्रेसिंग या उसका अनुरेखण का मतलब क्या होता है, उस कर्व का इक्वेशन हमारे पास हो तो हम उस इक्वेशन की सहायता से ये जान पाएँ कि इसकी आकृति कैसी होगी, उसको अनुरेखित कर पाएँ, उसको बना पाएँ उस वक्र को। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कर्व ट्रेसिंग या वक्रों का अनुरेखण। तो अतिपरवलय का हमारे पास समीकरण उपलब्ध हो गया, वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो ज्ञात किया आर्टिकल में उससे प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हमने ये नहीं देखा है कि उसकी आकृति कैसी होती है। तो उस समीकरण की सहायता से हम उसकी आकृति का अंदाज़ा लगाते हैं और इस काम को कहते हैं कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग भी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है उसमें एक चैप्टर है, और कर्व ट्रेसिंग के बारे में भी डिटेल में वहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ हम कर्व ट्रेसिंग को डिटेल में नहीं ले रहे हैं। जैसे एसिम्पटोट्स या अनंत स्पर्शियाँ भी अपने आप में अलग चैप्टर है और उसको डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, वैसा ही यहाँ पर कर्व ट्रेसिंग भी यहाँ हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं ले रहे हैं, बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं। केवल आकृति हम डायरेक्टली बता रहे हैं कि हाइपरबोला की आकृति कैसी होगी, और वो कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट्स लगाकर पता लगती है कि आकृति ऐसी कैसे होगी। खैर, कर्व ट्रेसिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि y को या x को सॉल्व करें। तो अतिपरवलय नंबर 1 जो है उसकी इक्वेशन को हम y² अपॉन b² के लिए हल करें तो y² अपॉन b² बराबर आ जाएगा x² अपॉन a² माइनस 1, और इधर एलसीएम ले लें a² तो ये टर्म हो जाएगी x² माइनस a² अपॉन a²। ये y² अपॉन b² का मान आ जाएगा, फिर b² भी इधर राइट साइड में आ जाएगा, फिर वर्गमूल ले लेंगे। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है हाइपरबोला नंबर 1 उसकी इक्वेशन को अगर हम y के लिए हल कर लें तो y के ये दो मान आएंगे। ये स्टेप अतिपरवलय की शेप के बारे में जानकारी के लिए किया है, लेकिन उसका हम डिटेल उपयोग नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं इस पर कि अतिपरवलय की शेप कैसी होती है। थोड़ा बहुत मैं अनुरेखण का पॉइंट यहाँ बताऊँ, बहुत डिटेल में तो नहीं ले रहे। जैसे ये दोनों निर्देशीय अक्ष हैं, x अक्ष और y अक्ष,
हमने आर्टिकल में ये पाया ही था कि यहाँ बिंदु ए था, यहाँ ए डैश था और यहाँ एस था नाभि, यहाँ नेता थी, वो सब आर्टिकल में था, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ये जो ए और ए डैश बिंदु हैं, इनसे अतिपरवलय गुजरेगा। इनके कोऑर्डिनेट्स a,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स -a,0 थे। ए डैश के मध्य बिंदु को ही हमने मूल बिंदु O माना था। ये ए डैश से ए तक की दूरी को ही हमने 2a माना था और इसके मध्य बिंदु को O मानने पर a डैश O बराबर स्मॉल ए और OA बराबर भी स्मॉल ए हो गया था। ये तो अब हम इस अतिपरवलय की अनुरेखण की बात करें तो अनुरेखण में आप पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग में कि जो वक्र x और y के सापेक्ष, या ये कहें कि वक्र का समीकरण इस प्रकार का हो कि उसमें x की जगह -x और y की जगह -y रखने से वक्र के समीकरण में कोई फर्क ना पड़े, और ऐसा आमतौर पर तब होता है जब x और y समघात में हो, तो फिर वो इक्वेशन दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होती है, वो कर्व दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। तो जैसे इलिप्स की तरह हाइपरबोला भी, इसमें x की जगह -x रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x का स्क्वायर और -x का स्क्वायर एक ही बात होती है। इसी तरह से y की जगह -y रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें ये पता पड़ता है कि जो अपना हाइपरबोला है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों के सापेक्ष सममित होगा। x अक्ष के सापेक्ष सममित होने का मतलब है कि x अक्ष के ऊपर की साइड में हाइपरबोला की जैसी शेप होगी वैसी ही x अक्ष के नीचे की साइड में होगी, और y अक्ष के सापेक्ष अतिपरवलय सममित है। इसका मतलब यह है कि y अक्ष के दाईं तरफ जैसा होगा वैसा बाईं तरफ होगा। और जब दोनों अक्षों के सापेक्ष कोई वक्र सममित होता है तो फिर हम केवल उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या शेप है वो निकाल लेते हैं और उसके बाद बाकी के क्वाड्रेंट में वो सममिति से बन जाता है। ये जो अभी हमने y की वैल्यू निकाली थी अतिपरवलय के समीकरण से, y बराबर +-b/a इंटू √x² - a², यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का मान a से बड़ा होगा तो रूट के अंदर की संख्या पॉजिटिव होगी और तब y वास्तविक संख्या आएगी। लेकिन x का मान अगर a से कम हुआ पॉजिटिव में, ये a है, ये दूरी स्मॉल a है, तो x का मान a से कम होगा तो रूट के अंदर की संख्या नेगेटिव हो जाने से y काल्पनिक आ जाएगा। इससे हमें ये पता लगता है कि x के केवल a या a से बड़े मानों के लिए ही y का मान वास्तविक आएगा, और इससे ये पता लगता है कि ये जो अतिपरवलय है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a से यानी इस बिंदु से दाईं तरफ ही मौजूद होगा, इस बिंदु से पहले नहीं होगा। ये जो रेखा है, रेखा x बराबर है, और सममिति से इधर जो रेखा होगी रेखा x बराबर -a, इन दोनों के बीच अतिपरवलय नहीं होता है। अब अतिपरवलय यहाँ होता है, यहाँ से चलता है, a0 इसको संतुष्ट करता है, यानी x बराबर a रखने पर y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये बिंदु अतिपरवलय पर है, और उसके बाद x की वैल्यू a से कम रखें धनात्मक में तो y काल्पनिक हो जाता है, इसलिए x की a से कम वैल्यूज़ के लिए y नहीं होगा, यानी अतिपरवलय नहीं बनेगा। x की वैल्यू a से बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये भी हम पाएंगे कि ये जो रेखा है ये a0 बिंदु पर अतिपरवलय की स्पर्श रेखा होगी। तो अतिपरवलय यहाँ से ऐसे चलेगा, इस रेखा को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, और जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y बढ़ता जाएगा, यानी जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे तो ऊपर उठते जाएंगे। तो ये अतिपरवलय कुछ ऐसे बनेगा, और ये भाग अतिपरवलय का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फिर क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष सममित है तो जैसा x अक्ष के ऊपर बन गया वैसा x अक्ष के नीचे बनेगा, और y अक्ष के सापेक्ष सममित है तो y अक्ष के जैसा दाईं तरफ बन गया है उसका सिमेट्रिक फिगर y अक्ष के बाईं तरफ भी बनेगा। तो अतिपरवलय इस शेप का होता है, यानी अतिपरवलय दो पार्ट्स में होता है, उसका एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर, ये दोनों मिलके एक ही अतिपरवलय, एक ही वक्र है, दो शीट वाला होता है। तो ये मैंने लगभग या बहुत जल्दी से बहुत शॉर्ट में हाइपरबोला की ट्रेसिंग बताइए। ट्रेसिंग कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये अतिपरवलय होता है। सिमिलरली जो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है उसकी शेप कैसी होती है वो इसी तरह से हम जान सकते हैं। और जो अनंत स्पर्शी हैं वो एक रेखा y बराबर b/a x और दूसरी रेखा y बराबर -b/a x, ये अनंत स्पर्शियाँ होंगी। इन सबको मिला के सारी बातें एक ही फिगर में अगर हम समझें तो सिचुएशन इस प्रकार की बनती है।
इस फिगर में सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। अतिपरवलय भी है, उसका संयुग्मी अतिपरवलय भी है, दोनों अनंत स्पर्शियाँ भी हैं और दोनों की सापेक्षिक स्थितियाँ भी उपलब्ध हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु O, ये रेखा y बराबर b/a इंटू एक्स, मूल बिंदु से गुजरने वाली और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा y बराबर b/a इंटू एक्स, जो कि दोनों अति परवलयों की एक अनंत स्पर्शी होगी और दूसरी अनंत स्पर्शी ये वाली रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती हुई, और इसका समीकरण है y बराबर माइनस b/a इंटू एक्स। दोनों अनंत स्पर्शियाँ एक्स अक्ष से समान कोण बनाएंगी। एक अगर एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज थीटा कोण बनाएगी तो दूसरी एक्स अक्ष से क्लॉकवाइज थीटा कोण बनाएगी। तो ये दो रेखाएं जो कि रेड रूप में दिखाई गई हैं वो अतिपरवलय की दो अनंत स्पर्शियाँ हैं। इसके बाद ये वो बिंदु है ए और ए डैश जो कि आर्टिकल में हमने प्राप्त किए थे। तो जो मुख्य अतिपरवलय है पहला वाला x² / a² माइनस y² / b² बराबर 1, वो ये है जो ये ब्लू लाइन से दिखा रखा है। ये है, ये यहाँ से चलता है a,0 से, और जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे अतिपरवलय के बिंदु ऊपर उठते जाते हैं। लेकिन ये शेप इस प्रकार की होती है कि ये अतिपरवलय की ब्रांच जितनी ऊपर जाएगी इस रेखा के करीब जाती जाएगी, यानी इस रेखा को अनंत पे जाके टच करेगी। ये अनंत स्पर्शी है। सिमिलरली ये वाली ब्रांच अतिपरवलय की इस वाली रेखा को अनंत पे जाके स्पर्श करेगी। तो इस तरह की शेप अतिपरवलय की, अतिपरवलय जो पहले वाला है वो है ये, यानी x² / a² माइनस y² / b² बराबर 1, वो वाला अतिपरवलय। और इसका एक पार्ट इधर भी होगा, जैसा कि हमने देखा कि y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। तो अगर अतिपरवलय की एक ब्रांच इधर आई है तो दूसरी इधर आएगी नीली। तो ये एंड ये तो मुख्य अतिपरवलय है। ये इसके शीर्ष हैं ए और ए डैश, शीर्षों को मिलाने वाली ये रेखा इसकी अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएगी। ए डैश से ए तक की लंबाई जो कि 2a होती है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कहलाएगी। ये बिंदु 0,b जो कि b है और 0,b डैश 0,-b जो कि b डैश है, ये बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा यानी कि y अक्ष इस मुख्य अतिपरवलय की संयुग्मी अक्ष कहलाएगी। और b और b डैश के बीच की दूरी यानी bb डैश जिसकी लंबाई 2b होती है, ये संयुग्मी अक्ष की लंबाई कहलाएगी। तो ये तो सब है पहले अतिपरवलय के लिए, यानी जो ब्लू लाइन से जो हाइपरबोला दिख रहा है उसके लिए। जो दूसरा अतिपरवलय है x² / a² माइनस y² / b² बराबर -1 कहें, या फिर y² / b² माइनस x² / a² बराबर 1 कहें, वो एक ही बात है। x² / a² माइनस y² / b² बराबर -1, ये दूसरा वाला अतिपरवलय ये है जो यहाँ ब्लैक लाइन से दिख रहा है। इसका शीर्ष b और b डैश होते हैं। ये यहाँ से ऐसे चल के और इस रेखा को की तरफ बढ़ जाता है, यानी इस रेखा को अनंत पे जाके स्पर्श करता है, और ये भी दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। तो इसका सममित फिगर इधर एक ब्रांच जाएगी जो इस वाली अनंत स्पर्शी को अनंत पे स्पर्श करेगी। फिर एक्स अक्ष के सापेक्ष भी ये वाला अतिपरवलय भी सममित होता है। तो जैसे ये अतिपरवलय एक्स अक्ष के ऊपर है वैसा नीचे भी होगा। तो यहाँ बी डैश से चलेगा और इधर बढ़ता जाएगा और इस रेखा को अनंत पे जाके स्पर्श करेगा, और एक इसकी ब्रांच इधर बढ़ती जाएगी जो इस रेखा को अनंत पे स्पर्श करेगी। यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके संयुग्मी अतिपरवलय है। ये ब्लू लाइन वाले जो दो पार्ट हैं ये मुख्य अतिपरवलय हैं, और ब्लैक लाइन वाले जो दो पार्ट हैं ये इसके संयुग्मी अतिपरवलय हैं। ये रेड स्ट्रेट लाइंस दोनों अतिपरवलयों की अनंत स्पर्शियाँ हैं। ये ए और ए डैश प्रथम अतिपरवलय के शीर्ष हैं, बी और बी डैश संयुग्मी अतिपरवलय के शीर्ष हैं। एक्स अक्ष प्रथम अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष है और वाई अक्ष संयुग्मी अक्ष है। तो संयुग्मी वाले अतिपरवलय के लिए यानी ब्लैक वाले अतिपरवलय के लिए वाई अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगी और एक्स अक्ष संयुग्मी अक्ष हो जाएगी। ये एक नाभि है मुख्य अतिपरवलय की और ये दूसरी नाभि है। यहाँ पर ओ और ए के बीच किसी बिंदु से गुजरने वाली वाई अक्ष के समांतर रेखा वो नेता होगी इस मुख्य अतिपरवलय की, और एक नेता इधर भी आएगी। तो इस फिगर में हमने ये सारी चीज़ें जो कि अभी डिस्कस की थी वो समझी हैं।
तो आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं इस वीडियो को कि जो अतिपरवलय हमने पढ़ा था उससे संबंधित कुछ शब्दों से हम आज परिचित हुए, जिनमें था अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ, सेकंड नाभि नेता युग्म, अतिपरवलय का संयुग्मी अतिपरवलय, इसके अलावा अतिपरवलय की शेप और उसकी ट्रेसिंग। इस वीडियो में इतना ही। बाकी बातें अतिपरवलय की अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।